of the effort of all doctors in fighting COVID-19, 1st July is marked as National Doctors Day. The day celebrated in India to acknowledge celebrate the effort that medical professionals put into the health, well-being and safety of other people. The day celebrates the insistent work put by the medical professionals throughout their careers to save human lives. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi had lauded the effort of doctors for their contribution to national building. PM Modi said that the day is a symbol of high ethics of the medical fraternity of India. He said that doctors are called a form of God without reason. PM Modi paid homage to the doctors who worked fearlessly and laid down their lives for the country. The PM Modi noted that the government had initiated a new credit guarantee scheme worth Rs 50,000 crore to strengthen the health infrastructure in areas in need of more medical facilities. साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा, यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक
क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब 1.5 गुना बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 1.5 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं पीजी सीट्स में 80% इजाफा हुआ है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष आपको करना पड़ा, वो कठिनाइयां हमारे युवाओं को, आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। उनकी प्रतिभा को, उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में हो रहे इन बदलावों के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हो या मेडिकल व्यवस्था सुधारने का देश का लक्ष्य, इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उदाहरण के तौर पर जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सीन लगवाई तो उससे देश में वैक्सीन को लेकर उत्साह और विश्वास कई गुना बढ़ गया। इसी तरह जब आप लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी इस भूमिका को और सक्रियता से निभाएं, अपना दायरा और ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों, आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या आईएमए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है। एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में
और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। साथियों, जब भी हार्ड वर्क, टैलेंट और स्किल की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पूरे अटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहें। पेशेंट के साथ आपके एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अहम है। साथ ही मरीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान और उनके रिस्पॉन्स का भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं और ट्रीटमेंट्स के असर को नोट किया गया हो। जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं। यह समय यह भी सुनिश्चित करने का है कि आपके काम का, आपकी साइंटिफिक स्टडीज का दुनिया संज्ञान ले और आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ भी मिले। इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी, वहीं उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी। कोविड की यह महामारी इसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। वैक्सीन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है, किस प्रकार से अर्ली डायग्नोसिस का लाभ मिल रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है, क्या हम इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सकते हैं। पिछली शताब्दी में जब महामारी आई थी, आज उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम अगर कोविड से कैसे मुकाबला किया गया है, इसके प्रैक्टिकल अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो भविष्य में पूरी मानवता के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आपका ये अनुभव देश के मेडिकल रिसर्च को एक नई गति भी देगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा, आपका श्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi inaugurated a Zen Garden and Kaizen Academy at Ahmedabad Management Association. He said the opening of the garden and academy is a symbol of spontaneity and modernity of relations between India and Japan. He recalled that as the Gujarat CM, he had implemented Kaizen in the state administration by introducing it in administrating training in 2004. साथियों, भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी जैन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है, वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि काइजेन का लिटरल मीनिंग होता है इंप्रूवमेंट, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ और भी ज्यादा व्यापक है।
ये सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर बल देता है। साथियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उसके कुछ समय बाद काइजेन को लेकर गुजरात में पहली बार गंभीर प्रयास शुरू हुए थे। हमने काइजेन का बाकायदा अध्ययन करवाया था, उसे लागू करवाया था और 2004 का समय था जब पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के दौरान काइजेन पर इतना जोर दिया गया था। फिर अगले साल 2005 में गुजरात के टॉप सिविल सर्वेंट्स के साथ चिंतन शिविर हुआ तो सभी को हमने काइजेन की ट्रेनिंग दी। फिर हम इसे गुजरात की शिक्षा व्यवस्था तक ले गए, अनेक सरकारी कार्यालयों तक ले गए। जिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात मैं यहां कह रहा था वो भी लगातार जारी रहा। हमने सरकारी दफ्तरों से ट्रक भर भर के बेवजह का सामान बाहर किया, प्रक्रियाओं में सुधार किया, उन्हें और आसान बनाया। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काइजेन की प्रेरणा से बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए। हजारों डॉक्टरों, नर्सों, हॉस्पिटल स्टाफ को इस काइजेन के मॉडल की ट्रेनिंग दी गई। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में फिजिकल वर्कशॉप पर काम किया, प्रोसेस पर काम किया, लोगों को एंगेज किया, उन्हें इससे जोड़ा। इन सबका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रगति के अंदर गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे व्यक्ति के विकास की बात हो, संस्था का विकास हो, समाज या देश का विकास हो, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसलिए मैं जब गुजरात से यहां दिल्ली आया तो काइजेन से मिले अनुभव को भी अपने साथ लाया। हमने पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स में इसका प्रारंभ भी किया। इस वजह से कितने ही प्रोसेस और आसान बने। ऑफिस में बहुत सारी जगह को हमने ऑप्टिमाइज किया। आज भी केंद्र सरकार के कई नए विभागों में, संस्थाओं में, योजनाओं में काइजेन को अपनाया जा रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम से जुड़े जापान के हमारे अतिथि जानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर जापान के साथ कितना जुड़ाव रहा है। जापान के लोगों का स्नेह, जापान के लोगों की कार्यशैली, उनका कौशल, उनका अनुशासन हमेशा से प्रभावित करने वाला रहा है। और इसलिए मैंने जब भी कहा है कि आई वांटेड टू क्रिएट मिनी जापान इन गुजरात, तो उसके पीछे मुख्य भाव रहा है कि जब भी जापान के लोग गुजरात आए तो उन्हें वैसी ही गर्मजोशी दिखे, वैसा ही अपनापन मिले। मुझे याद है वाइब्रेंट गुजरात समिट के प्रारंभ से ही जापान एक पार्टनर कंट्री के तौर पर इससे जुड़ गया था। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में सबसे बड़े जो डेलीगेशन आते हैं उसमें एक जापान का ही होता है। और जापान ने गुजरात की धरती पर यहां के लोगों के सामर्थ्य पर जो विश्वास जताया है, यह देखकर हम सबको संतोष होता है। जापान की एक से बढ़कर एक कंपनियां आज गुजरात में काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि इनकी संख्या करीब करीब 135 से भी ज्यादा है। ऑटोमोबाइल से लेकर बैंकिंग तक, कंस्ट्रक्शन से लेकर फार्मा तक, हर सेक्टर की जापानी कंपनी ने गुजरात में अपना बेस बनाया हुआ है। सुजुकी मोटर्स हो, होंडा मोटरसाइकिल हो, मित्सुबिशी हो,
टोयोटा हो, हिटाची हो, ऐसी अनेकों कंपनियां गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये कंपनियां गुजरात के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने में भी बहुत मदद कर रही हैं। गुजरात में 3 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर साल सैकड़ों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई कंपनियों का गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और आईटीआई से भी टाई अप है। साथियों, जापान और गुजरात के संबंधों को लेकर कहने के लिए इतना कुछ ही है कि समय कम पड़ जाएगा। ये संबंध आत्मीयता, स्नेह और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की जरूरतों को समझने में और मजबूत हुए हैं। गुजरात ने हमेशा जापान को विशेष महत्व दिया है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Elsa Charayat signing off. Thank you for watching. Goodbye.